Good day, students. This is Miss Mariam Arif here. I am your English lecturer. I'm very glad to welcome you to Aligarh Collegiate. As you know that we are facing COVID situation right now, and we all are staying back home to stay safe. Just for that reason, you people will be having online classes, recorded lectures with you. That would be very convenient for you all as far as I think so. मुझे ऐसा ही लगता है कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप अपनी सहूलत से जब चाहे उसे सुन सकते हो, रिपीट कर सकते हो, पॉज कर सकते हो. तो आई गेस दिस इज़ फॉर योर ओन बेटरमेंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट जो कुछ भी मैं बताती जाऊँगी आपके पास स्क्रीन व्यू आता जाएगा. प्लीज़ मेक श्योर आपके पास आपकी इंग्लिश की बुक, आपके कोचिंग के नोट्स और एक रफ नोटपैड हो अलॉन्ग विद अ पेन. जहाँ भी जिस भी स्लाइड में बुक के किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं पर भी कोई भी इशू आता है तो आप देयर एंड देयर उसको बुक में या आपके नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए. स्लाइड में कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप उसको नोटपैड पे नोट कर सकते हैं. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम फर्दर एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. अभी जो आपको स्क्रीन पर व्यू नज़र आ रहा होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर, आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा. आई विल एक्सप्लेन यू द पैटर्न. थोड़ा सा मैट्रिक से डिफरेंट है ऑब्वियसली. नाउ यू पीपल आर ग्रेड अप, तो पेपर भी थोड़ा सा ग्रेड अप हो चुका है. जो आपके पास आपके सामने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको पेपर 1 इंग्लिश एंड दिस पेपर्स ऑफ 2019. टाइम लिमिट है आपके पास 3 आवर्स. 100 मार्क्स इन टोटल आपके पास एग्ज़ाम पेपर है. सेक्शन ए MCQs है, that is of 20 marks, 20 MCQs and 20 minutes will be given. आपको हर MCQ का करेक्ट आंसर अपनी आंसर शीट पर लिखना है. 20 MCQs हैं, 20 ही अटैम्प्ट होंगे, 20 मिनट्स दिए जाएंगे. अब होगा ये कि सेक्शन ए जो कि आपके MCQs है, फर्स्ट ईयर में MCQs प्लेस, पोएम्स और चैप्टर्स यानी प्रोजेस में से आएंगे. प्लेज में से भी आ सकते हैं, प्रोजेस में से भी आ सकते हैं, पोएम्स में से भी आ सकते हैं. रैंडमली कहीं से भी आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं. मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. 20 मिनट्स आप सेक्शन ए पर स्पेंड कर चुके हो. अब आपके पास टोटल टाइम लिमिट जो है वो है 2 आवर्स 40 मिनट्स. सेक्शन बी आपके पास 50 मार्क्स का है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा. अदर देन दैट नोट आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन and selecting at least 2 part questions from each subsection. Answer should not exceed 6 sentences. All question carry equal marks. अब आपके पास जो है 50 मार्क्स के लिए आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. दिस मीन्स ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 5 मार्क्स. 6 सेंटेंसेस होने चाहिए आंसर में. 6 सेंटेंसेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 6 लाइन, 6 कंप्लीट सेंटेंसेस. ऑलराइट. सेक्शन बी जो है वो 4 सबसेक्शन में डिवाइडेड है. सबसेक्शन 1, subsection 2, subsection 3 and subsection 4. subsection 1, 2 and 3 इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस ईच सबसेक्शन होंगे, जिसमें से आप चाहें तो 2 अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहें तो 3 अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहें तो 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं. आपको हर सबसेक्शन में से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना कंपलसरी है. तो अगर सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 में से 2 अटैम्प्ट कर लेते हैं, दैट मेक्स 8 क्वेश्चन इन टोटल. इसका मतलब जो लेफ्ट ओवर 2 क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी सबसेक्शन में से अटैम्प्ट कर सकते हैं. सबसेक्शन 1 आपके पास है इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 जो कि आपके चैप्टर्स हैं, उसमें से आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है रैंडमली. सबसेक्शन 2 आपके पास पोएम का सबसेक्शन है जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है. सबसेक्शन 3 आपके पास प्ले है, 2 प्लेज हैं आपके पास. एक प्ले की बुक होगी जिसमें 2 प्लेज हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस गिवन है. मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 4 दैट इज़ योर ग्रामर पार्ट. 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास. पहला क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज़ वर्ब, आर्टिकल्स एंड preposition. क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज़ होमोफोन्स.
क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास या तो फ्रेजेस होंगे या तो ईडियम्स होंगे या तो वर्ड्स होंगे जिनके आपको मीनिंग्स लिखने हैं या मीनिंग्स मैच करने हैं एज शोन ऑन द स्क्रीन. सेक्शन बी 4 सब सेक्शंस, इन टोटल 10 क्वेश्चंस. हर सब सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है. इन टोटल आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज ऑफ 50 मार्क्स. मूविंग ऑन टू सब सेक्शन 4, ग्रामर है. ऑब्वियसली ग्रामर पोर्शन है, अगर 2 भी अटैम्प्ट करेंगे तो फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अगर 3 अटैम्प्ट करेंगे तो 15 मार्क्स फुल मिल जाएंगे. इट्स टोटली अप टू यू. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सब सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन. 30 मार्क्स का है ये सेक्शन. तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 3 लेटर और स्टोरी राइटिंग, या तो आप लेटर अटैम्प्ट कर लो या स्टोरी राइटिंग, इट्स टोटली अप टू यू. क्वेश्चन नंबर 4 पैराग्राफ राइटिंग. आउट ऑफ 4 पैराग्राफ्स यू कैन राइट एनी पैराग्राफ यू लाइक. पैराग्राफ राइटिंग का मतलब है सिर्फ एक पैराग्राफ, ठीक है, विच इज़ अबाउट 120 to 150 वर्ड्स. व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू पैराग्राफ राइटिंग तब मैं बता दूंगी कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या उसके पीछे लॉजिक है. Moving on to question number 5, translation. Out of 7 sentences, you have to do any 5. और 2 sentences हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, कोई से भी 5. Each sentence is of 2 marks. This means 10 marks this question. Question number 3, question number 4 and question number 5. तीनों question 10-10 marks का है. Section C जो है वो 30 marks का है. This means section C 30 marks, section B 50 marks, that makes 80, section A 20 marks, that means in total 100 marks. I hope पेपर पैटर्न क्लियर है. जो कुछ भी मैंने बताया है वो आपकी स्क्रीन पर बहुत क्लियरली आपको नज़र आया होगा. Alright, let's move on to the first topic of your book, that is English Intermediate book, book 1. आपके पास पहला टॉपिक है पाकिस्तान जिंदाबाद ऑन पेज नंबर 1. आपके पास स्क्रीन पर बुक का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, स्क्रीन व्यू आ रहा है. प्लीज ओपन अप योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. नाम से ही पता लग रहा है कि दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट हाउ वाज पाकिस्तान क्रिएटेड, हु वाज द पर्सन who's responsible for this journey, who was the one person who has the crown of creating Pakistan, किस तरीके से हमें पाकिस्तान मिला, किस तरीके से हमने आज़ादी की जंग लड़ी, फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान कैसा था, फर्स्ट ईयर जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा टेरेबल ईयर के नाम से जाना जाता है, क्यों पाकिस्तान बनने का पहला साल टेरेबल ईयर कहलाता है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. दिस टॉपिक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो 3 पार्ट्स हैं इसमें. फर्स्ट पार्ट दैट इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, व्हेन कायदे आज़म लैंडेड ओवर ईयर आफ्टर द क्रिएशन, किस तरीके का सिनेरियो था, उन्होंने क्या खिताब किया. पार्ट 2 में बहुत क्लियरली बताया गया है कि बिफोर इंडिपेंडेंस क्या जर्नी रही है पाकिस्तान की, किस तरीके से पाकिस्तान का नाम इन्वेंट हुआ, कौन से स्टेट्स थे जो हमने डिमांड किए हैं. देन द लास्ट पैराग्राफ, यू कैन कंक्लूड दिस पैराग्राफ एज पार्ट नंबर 3, क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो किस तरीके से कायदे आज़म ने रिएक्ट किया, या कायदे आज़म कश्मीर के लिए क्यों दोबारा इंडिया गए, या क्या उन्होंने इंडिया जाकर बात की. दिस कैन बी कंक्लूडेड एज द थर्ड पार्ट. ऑलराइट, दिस टॉपिक, दिस एक्सट्रैक्ट इन योर बुक, ये जो आपकी बुक में एक्सट्रैक्शन है पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम का जो टॉपिक है आपकी बुक में, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ बुक कायदे आज़म विच वॉज रिटन बाय जॉन वॉल्टन. ठीक है, ऑलराइट, let's start reading it. We'll read it along. I'll be explaining you each and every paragraph what is written. Please grab a highlighter or a pencil. जहाँ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी प्लीज़ उसको हाईलाइट कर लेंगे. और जब हमारा क्यूरी सेशन होगा, जब हम एक इंटरेक्टिंग जूम लेक्चर रखेंगे, उसमें जो है वो आप मुझसे क्यूरीज पूछ सकते हैं प्लीज़. Let's start with the first topic.
Karachi, August 7, 1947. A shining silver aircraft circled over the airport at Maripur and came smoothly into land, watched by a vast, excited crowd. First to step out of the airplane was a tall and very dignified elderly man, wearing a pure white sherwani. As soon as he appeared, the whole crowd roared with one voice, Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. And every man pushed forward to welcome him, to get as close to him as possible, to see him clearly, for here was the great leader, the Qaid-e-Azam, the originator and first Governor General of their new country. Here, home with them at last was the leader who had won Pakistan for them, Muhammad Ali Jinnah. August 7, 1947, कराची का एयरपोर्ट जो कि मारीपुर पे था, पहला एयरक्राफ्ट लैंड हुआ. एयरक्राफ्ट में से जो पहली पर्सनालिटी नज़र आती है लोगों को, वो कोई और नहीं था, वो थे कायद आज़म, जो कि स्प्लेंडेडली वाइट शेरवानी में ड्रेस थे. जैसे ही लोगों ने कायद आज़म को देखा, वो खुशी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, क्योंकि उनके सामने वो इंसान था जिन्होंने ख्वाब पूरा कर दिखाया था. आज सारे लोग, जितने भी मुसलमान थे, जितने भी पाकिस्तान का ख्वाब सजाए लोग थे, वो आज उस जगह पर मौजूद थे जहां उन्हें होना चाहिए था. मीन्स द लैंड ऑफ पाकिस्तान. ही वॉज द लीडर हु मेड इट पॉसिबल. कायद आज़म वॉज द लीडर जिन्होंने ये पॉसिबिलिटी लगा की थी, जो ये पॉसिबल कर पाए थे. द वन पर्सन हु मेड इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू हैव देयर ओन होमलैंड. Moving on to the next paragraph. As he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and the never ceasing cries of Pakistan Zindabad, the Qaid-e-Azam gave no sign of his feelings. He rarely did so. If he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious, and even severe. Perhaps he was thinking of thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their new homelands. There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he so rarely showed them. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Once he went to a balcony of the government house where he could see without being seen, and as he looked down on the crowd still cheering the streets outside, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern Qaid-e-Azam. जैसे ही कायद आज़म ने मारीपुर से शहर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि लोगों का तांता बंधा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्राउड ऑफ पीपल, और हर आवाज़ सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, दैट वाज पाकिस्तान जिंदाबाद. सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे थे हर जगह. People were very happy, people were filled with joy, they were very excited, क्योंकि आज उनका अपना एक होमलैंड था. कल तक जो नेशन, जिसको उनका नेशन होने की भी वैल्यू हासिल नहीं थी, आज वो अपने मुल्क में खड़े हुए थे जहां उन्हें अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो करने की पूरी आज़ादी थी. दे वर वेरी हैप्पी. बट द मैन, द लीडर, कायद आज़म, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था, ही वॉज वेरी काम, सीरियस एंड सिवियर. क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करते वक्त अपनी जानें दी. क्योंकि जब इंडिया से पाकिस्तान लोग आ रहे थे, तो देयर वाज एन एंग्री क्राउड फ्रॉम इंडियन बॉर्डर. सिखों का एक क्राउड था जिन्होंने बॉर्डर पर जो है वो सारा किलिंग एंड लूटिंग एंड लाइक किडनैपिंग कैरी ऑन किया हुआ था. लोगों को कत्ल कर रहे थे, लोगों को किडनैप किया जा रहा था, औरतों के साथ बेहुरमती हो रही थी, लोगों को प्रिजनर बनाया जा रहा था. At that moment, Qaid-e-Azam was thinking about those people who lost their life. उनको उन लोगों का दुख था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई थी just to travel to their homeland. That is why he was very, very sad, because he remembered that violence which people faced
बट स्टिल ही वॉज हैप्पी फॉर दोज पीपल हु हैड देयर होमलैंड बिकॉज ऑफ हिम। उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कभी अपने चेहरे पर दिखा नहीं पाते थे। फिर भी ऑन द इंडिपेंडेंस डे, मीन्स ऑन August 14, 1947, जब वो अपनी गवर्नमेंट हाउस की बालकनी में थे, जहाँ लोग उन्हें नहीं देख पा रहे थे बट वो लोगों को देख पा रहे थे, जब उन्होंने वो क्राउड देखा जो चीयर कर रहा था, सड़कों पर निकल के नारेबाजी कर रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, 1 मिनट के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर दिखाई दी थी। जो लोग उनके साथ मौजूद थे, जो उनके कलीग्स थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया है, उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया है कि एट दैट मोमेंट स्टर्न कायद आज़म, जो बहुत हमेशा संजीदा और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, उनके चेहरे पर भी वो मुस्कुराहट दिखाई दी थी। Alright, moving on to page number 2. Here this paragraph. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. By the force of his determination and leadership, a people who had once been a small, defeated group with little to hope for in an empire ruled by a foreign power had become the greatest of Muslim states and the fifth largest nation in the world. 70 million people who once had no country to call their own had overnight become a nation with great ideals and a great faith. A few days later, after he landed in Karachi, Muhammad Ali Jinnah told his people, "You are free. You are free to go to your temples, you are free to go to your mosque, or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste. We are all citizens and equal citizens of one state." He was, of course, reminding them of the Prophet's teaching that all men are equal in the eyes of God. Muhammad Ali Jinnah, at this age, he was like really nearby 70 years old. He was worn out. He was very tired. But at this time, he knew कि maximum part of the work has been done. उनको पता था कि maximum काम जो है वो हो चुका है. There was a time जब मुसलमानों का जो ग्रुप था उसको defeated, हारा हुआ ग्रुप कहा जाता था. आज उनके पास अपना एक मुल्क है. 70 million people जिनके पास अपना मुल्क नहीं था, जिनके पास कोई पहचान नहीं थी, आज अपने मुल्क में खड़े थे और एक नेशन बन चुके थे. उनके पास एक लेबल था, बीइंग अ पाकिस्तानी. तो उनको पता था कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन. कुछ दिनों बाद जब उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने लोगों से जब खिताब किया तो उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को नोट डाउन करवाया. इस मुल्क में, इस स्टेट में जिसका नाम है स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी है. जो रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं वो रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं. आप पर कोई पाबंदी नहीं है. आप मस्जिद जाना चाहते हैं, मंदिर जाना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, जो रिलीजन फॉलो करना है, जो कास्ट है आपकी, यू आर फ्री टू गो टू योर ओन वर्शिप प्लेस. जहाँ जाकर इबादत करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ इक्वल. सबके राइट्स बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे. ऑब्वियसली उन्होंने हमें इस स्पीच के थ्रू इस बात का रियलाइजेशन करवाया था कि इवन आवर ओन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अल्लाह के आगे हर इंसान की वैल्यू सेम है, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन क्यों ना फॉलो करता हो. ऑलराइट, पार्ट 1 हैज़ बीन डन. 3 पैराग्राफ्स थे. जब वो लैंड हुए तो क्या सिनेरियो था, उन्होंने क्या देखा, लोगों ने किस तरह से उन्हें वार्म वेलकम दिया. पैराग्राफ नंबर 2, जब वो मारीपुर से शहर की तरफ गए, गवर्नमेंट हाउस की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने क्या नज़ारा देखा. 14 अगस्त को इन द गवर्नमेंट हाउस बालकनी से उन्होंने किस तरह से लोगों को चीयर किया, किस तरीके से उन्होंने लोगों को फेस किया. पैराग्राफ नंबर 3, आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ हिज लैंडिंग, जब उन्होंने कराची में लैंड कर लिया था, उसके कुछ दिनों बाद जब उन्होंने लोगों से खिताब किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को किस बात का रियलाइजेशन करवाया. फर्स्ट पार्ट वाज दिस. कहीं पर कोई लाइन नहीं समझ में आई है, प्लीज़ आप मार्क कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब हमारा क्यूरी सेशन हो तो आप मुझसे पूछ सकें.
कोई वर्ड नहीं समझ में आया, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड द मीनिंग्स योरसेल्फ। अगर एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आप मुझसे पूछने बैठ जाएंगे तो दैट वुड नॉट बी कन्वीनियंट। अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है तो स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू पार्ट टू। पार्ट टू जो है वो कंटिन्यूस जाएगा एंड तक। उसमें बताया गया है कि आज़ादी की जंग कैसे लड़ी गई थी। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिए गए, पूरा ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है। कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स दिए गए कि किस तरीके से पाकिस्तान के बनने का प्रोसेस था, क्या क्या उसके हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 2। ऑलराइट, पेज नंबर 2। It was at Lahore in March 1940 that Muslim League took the decision that split India into two nations. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslim an independent state in those parts of India where there were more Muslim than Hindus, such as East Bengal and Northwest. The Indian newspaper called this the Pakistan Resolution. The name Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea Pakistan. He wrote is both Persian and Urdu word. It is composed of letters taken from all our homelands, Indian and Asian, that is Punjab, Afghania, Northwest Frontier Province, Kashmir, Iran, Sindh, including Kutch and Kathiawar, Turkmenistan, Afghanistan, and Balochistan. It means the land of the Paks, the spiritually pure and clean. लाहौर में जहाँ पर मीनार पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ पर 23 मार्च 1940 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसे इंडियन न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया था। पाकिस्तान का नाम इन्वेंट हो चुका था 1933 में बाय चौधरी रहमत अली, जो एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम इन्वेंट किया था बाय यूजिंग पर्शियन एंड उर्दू वर्ड। पाकिस्तान का हर एक वर्ड उस स्टेट का नाम है या उस स्टेट का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा थी। ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट का जो भी हिस्सा था वो डिमांड किया गया था कि जहाँ पर भी मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज़्यादा है उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। यहाँ पर सारे वो नाम गिवन है जिनके अल्फ़ाबेट्स लेके पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में क्रिएट किया था। 1940 एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जहाँ पर बहुत क्लियरली मुसलमानों ने इस बात को वाज़े तौर पर साबित कर दिया था, वाज़े तौर पर प्रूफ कर दिया था कि कोई भी प्लान एक्सेप्टेबल नहीं होगा अदर देन डिवाइडिंग इंडिया इनटू टू नेशन। यानी इंडिया को, भारत को दो हिस्सों में डिवाइड जब तक नहीं किया जाएगा, हमें कोई भी रेजोल्यूशन कबूल नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने बहुत क्लियरली उस रेजोल्यूशन में बता दिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज think 100 times before you take the decision, Jinnah told the League at Lahore. But once the decision is taken, stand by it as one man. It was just because the Muslim did stand by their decision that the Qaid was right when he declared, no power on earth can prevent Pakistan. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah जब लाहौर में थे, जब उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि डिसीजन लेने से पहले, इस तहरीक का हिस्सा बनने से पहले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आप सोच लीजिए, क्योंकि वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट देयर इज़ नो टेकिंग बैक। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं, आप टर्न बैक नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये बात बहुत क्लियर थी, ये बात बार बार बताई गई थी कि अगर मुसलमान किसी चीज़ का फ़ैसला कर लें तो नो पावर ऑन अर्थ, ऐसी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो पाकिस्तान को बनने से रोक सकती है। यानी अगर उस वक्त सारे मुसलमान यकजहती इख्तियार करते, सब लोग यूनाइट हो जाते, एक साथ स्टैंड करते, तो पाकिस्तान को बनने से कोई नहीं रोक सकता था। ये बात कायद-ए-आज़म को बहुत क्लियरली पता थी, इस वजह से वो लोगों को एक जगह एकजुट बनने की नसीहत करते रहते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। Congress leaders spent most of the Second World War in prison on account of their mass civil disobedience plan against India's declaration of war.
During this time, Jinnah won over almost all the Muslims when he was not traveling from place to place speaking to huge meetings. He spent all his time at his desk writing to Muslim League workers in all parts of India. He even found time to start a newspaper, which he called Dawn, as most newspapers in India were owned by the British or the Hindus. The Muslims welcomed a paper of their own. Alright, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, दैट वाज 1940 to 1945 का जो ड्यूरेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यू नो दैट ब्रिटेन कंट्री वाज ऑन एली. ठीक है, ब्रिटेन कंट्री वाज सपोर्टिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे एंड दे वर इन द शेकेबल पोजिशन. तो कांग्रेस जो थे, जो हिंदू का जो कांग्रेस पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस क्रिएट कर दी, यानी मुल्क में जलाओ घिराव शुरू कर दिया. इस बात का प्रेशर डालने के लिए कि अंग्रेज़ जो हैं वो मुल्क छोड़ दें, क्योंकि ओबियसली उन्हें अपना ब्रिटेन कंट्री बचाना था. कैसा नहीं, वो सब कॉन्टिनेंट इंडिया पर हुकूमत करने के लिए, साउथ एशिया पे हुकूमत करने के लिए, ऐसा नहीं वो ब्रिटेन कंट्री खो दें. तो दिस वाज द आइडिया विच द कांग्रेस हैड. तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया, उन्होंने मुल्क को जलाना घिराना शुरू किया. इस वजह से उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिजन में गुजारा. अंग्रेज़ों ने जो है वो उन्हें जेलों में डाल दिया, उनके जितने भी लीडर्स थे सबको जेल में डाल दिया ताकि मुल्क को सिविल डिसोबीडियंस से बचाया जा सके. इस टाइम में जिन्ना ने बहुत ही ज़्यादा मार्वलसली लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. जहाँ वो खुद नहीं जा सकते थे वहाँ लोगों को लिख कर अपना मैसेज पहुँचाते थे. उन्होंने उस दौरान एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जो कि डॉन के नाम से जाना जाता है. दिस न्यूज़पेपर वाज क्रिएटेड बाय कायदे आज़म. उन्होंने लोगों को लिखना शुरू किया. दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द मुस्लिम. सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में पहला न्यूज़पेपर था जो मुसलमानों का था, जिसमें मुसलमानों को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा था सिचुएशन के बारे में, जिसके थ्रू कायदे आज़म उनसे खिताब कर रहे थे, कायदे आज़म उनके साथ कनेक्टेड थे. Throughout the war years, he was a very sick man, but he refused to take his doctor's advice to take rest. I have work to do, he would always say. जितना भी ड्यूरेशन था पाकिस्तान बनने का, जो भी टाइम पीरियड था इंडिपेंडेंस का, जो भी जंग का जो टाइम पीरियड था, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को लीड किया, उस दौरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे हैं. हर बार उनके डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस किया दैट यू शुड टेक रेस्ट, पर उन्होंने अपने डॉक्टर्स की ना सुनी. वो हमेशा यही बात कहते थे, आई हैव वर्क टू डू. क्या काम था उन्हें? ऑब्वियसली उन्हें पाकिस्तान की पूरी लीग चलानी थी. ही वॉज द लीडर, जो सबको रास्ता दिखा रहे थे, जो सबको लीड कर रहे थे. अगर वो बीमार पड़ जाते या वो बेड रेस्ट ले लेते या वो पीछे हट जाते तो शायद आज हमें पाकिस्तान ना मिल पाता. ऑलराइट, अब जब उन्होंने पाकिस्तान डिमांड कर लिया था इन 1940 और 1940 टू 1945 का जो ड्यूरेशन था, जहाँ पर कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स जेल में थे बिकॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, उस दौरान गांधी और जिन्ना की मुलाकातें होती रहीं. गांधी चाहते थे कि कोई भी ऐसा प्लान, ऐसा प्रपोजल दें कि जिन्ना इस बात को मान लें कि डिवीजन नहीं होगा, यानी इंडिया को डिवाइड नहीं होगा करना होगा, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो. जबकि जिन्ना को पता था कि अगर इंडिया डिवाइड नहीं हुआ तो मुसलमानों को कभी उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों इंटायरली डिफरेंट थे. पूरा का पूरा नेशन जो है अगर इंडिया के हाथ में आ जाता तो मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते. दिस जिन्ना न्यू. तो उन्होंने कभी भी उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया. लेट्स रीड दिस पैराग्राफ. Gandhi and Jinnah met for 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be two nations, not one. Gandhi replied that this would mean ruin for all India. There could be no agreement between two men so different. Jinnah was, as usual, very severe and firm, faultlessly dressed. Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor. The one was a Muslim first and last, the other a Hindu to his fingertips. Jinnah might have said then what he once said of the Hindus and Muslims. We are different creatures. There's nothing in life that joins us together. 3 हफ्तों तक मुलाकातें होती रही.
गांधी नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो जाए। उनके अकॉर्डिंगली अगर इंडिया डिवाइड होता तो इंडिया ख़राब हो जाएगा, रुइन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, देयर वुड नथिंग बी लेफ्ट। जबकि जिन्ना चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो जाए, टू नेशंस में एक जो हिस्सा है मुसलमानों को मिल जाए, दूसरा हिस्सा हिंदुओं को मिल जाए, ताकि हम अपना रिलीजन, अपना कल्चर फॉलो कर सकें। हर बात हर बात उन्होंने बहुत क्लियरली रख दी थी गांधी के सामने। उनका डिफरेंस भी बताया गया है कि उनका पहनावा, उनका अपीयरेंस ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। कायदे आज़म जो थे, ही वॉज अ मुस्लिम फर्स्ट। गांधी जो थे वो एट द फिंगर टिप्स हिंदू थे। दोनों अपने अपने रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो दो लोग जो कि इंटायरली डिफरेंट हैं, वो कभी भी एक प्लान, एक अग्रीमेंट पर नहीं आ सकते थे। दिस एवरीवन न्यू। कायदे आज़म ने बहुत क्लियरली एक मरतबा उनसे इस बात को करने की कोशिश की थी कि वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस ज़िंदगी में जो हमें एक साथ ज्वाइन कर सके। यानी हमारा रिलीजन, हमारा बिहेवियर, हमारा कल्चर, हमारा होम डेकोर, एवरीथिंग, इवन आवर डेली लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें एक साथ ज्वाइन कर सके। ऑलराइट, विल कीप द लेक्चर टिल हियर। पेज नंबर 3 से थर्ड पैराग्राफ तक मार्क कर लेंगे प्लीज़। यहीं तक हम अपना लेक्चर रखेंगे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है, प्लीज़ आप इसको मार्क कर लेंगे। And for the next lecture you have to wait. I'll be completing this topic and then we are going to start with the question answers. Notes के question answers go through करवा दूँगी ताकि आपको पता हो कि book में क्या given है और notes में क्या given है। So further on, moving on to the next slide, यहाँ पर आपके पास summary है। प्लीज़ अगर आप चाहें तो जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको भी गो थ्रू करवाऊँगी। हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, enchanting welcome, feelings of the leader, Pakistan resolution. Please, you can take the screenshot if you want. Two leaders, जिन्ना एंड गांधी। हमने यहीं तक स्टॉप किया है जहाँ पर जिन्ना और गांधी की मीटिंग हुई थी। क्या उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ, मुस्लिम लीडर जिन्ना ने क्या कहा, गांधी हिंदू लीडर उन्होंने क्या अग्रीमेंट पेश किया, यहीं तक स्टॉप करेंगे। ऑलराइट, आई होप जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया है दैट वाज क्लियर। कहीं पर कोई इशू नहीं है आपको। अगर होगा भी तो प्लीज़ आप अपने रफ नोट पैड पे वो पॉइंट लिख लेंगे ताकि आप मुझसे क्यूरी सेशन में पूछ सकें। बुक में कोई चीज़ नहीं समझ में आई है आप सिर्फ अंडरलाइन कर लें। कोशिश मेरी यही रही है कि मैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दूं। मैंने रीड भी किया है ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी और नोट्स में से क्वेश्चन आंसर्स रीड करवाऊंगी। प्लीज़ टिल देन गेट बैक टू योर स्टडीज़, गेट सीरियस विथ योर स्टडीज़, क्योंकि अगर अभी से आप सीरियसली पढ़ना शुरू कर दोगे, इन द एंड आई एश्योर यू इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इंग्लिश में आपके पास 3 बुक्स हैं, दैट इज़ इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, 2 1 एक प्ले एंड इंग्लिश वर्सेस पार्ट 1। ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विथ योर कोचिंग के नोट्स एंड अ रजिस्टर, क्योंकि एक फेयर रजिस्टर हम मेंटेन करेंगे। होमवर्क्स देती जाऊंगी, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने के लिए दूंगी। याद करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने भी होंगे। कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग के I'll show you, wait. कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 1 till 7 कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप याद कर लें, thoroughly learn it and write it in fair handwriting in your register. एक फेयर रजिस्टर मेंटेन होगा, उसको कवर करेंगे प्रॉपर। अलीगढ़ कॉलेजिएट का हेडर होगा, उसके ऊपर आपका नेम, आपका स्टूडेंट कोड, सब्जेक्ट, ताकि जब 10 डेज़ के बाद
आफ्टर एवरी 10 डेज आपको कोचिंग में अपने रजिस्टर सबमिट करने होंगे. आई विल बी गिविंग यू द डेट. उस दिन आपके रजिस्टर सबमिट होंगे ताकि मैं देख सकूं कि आपका क्या फीडबैक है. आंसर्स लर्न करेंगे, क्वेश्चंस कॉपी करेंगे, फिर आंसर्स लर्न करने के बाद लिखेंगे. देखकर नहीं लिखने हैं, एज अ टेस्ट लिखिएगा. टेस्ट देने के बाद खुद ही अपने एरर्स चेक करेंगे. लिखने के बाद अपने नोट्स ओपन कीजिएगा, उसके करेक्शंस कीजिएगा. यूज़ excuse me, use a black pointer for your questions, use a blue ink pen for your answers, और चेकिंग के लिए आप ग्रीन पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया मिले कि आपका क्या फीडबैक है, वेदर लेक्चर समझ भी आया है या नहीं. क्योंकि सिर्फ लेक्चर सुन लेना और गर्दन हिला लेना और इन्जॉय कर लेना इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. अलॉन्ग विद द लेक्चर्स अगर आप लर्न करते रहोगे, आई गारंटी यू कि इन द एंड आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. सो विद दैट होप कि आप मेरी बात सुनेंगे और आप मेरी बात को फॉलो करेंगे. आई एम लीविंग यू राइट नाउ and I'll be having an interaction with you in the next lecture. Okay, thank you everyone. Till then, just take good care of yourself, stay back home and start studying seriously. Thank you everyone. Bye.